नमस्ते मेरे छोटे छोटे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? मैं आप लोगों के साथ अभी तक सुदर्शन चक्र सीरीज का पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस कर चुका हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4 और इसके अंदर हम आपके लिए पैराजंबल जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको लगते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। और इस पैराजंबल की सेगमेंट में हम उन सभी तरह के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे जिनमें ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं है, उस पार्ट को भी, जिसमें सिर्फ ओपनिंग स्टेटमेंट है उस पार्ट को भी, और जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट यानी कि S1 S6 दिया है उस पार्ट को भी। यानी कि यहां होगा हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो प्यार आपने मुझे यहां कमेंट्स में दिया है इसको यूं ही बनाए रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के होने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का मन करता है। और ये जो देश के काम आने वाले ये हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई हैं, इनको और ताकतवर बनाने का मन करता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। His account wondering, उसने सोचा if his dream of starting a small cafe was foolish, क्या उसने ये सोचा कि भाई वो एक छोटा सा कैफे शुरू करना चाह रहा है, क्या वो उसकी मूर्खता है? ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं तो आपको लगेगा अरे सर बहुत आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, पर मैंने आप लोगों के लिए ना सिस्टमैटिक तरीके से ग्रेडेशन की है। As Socrates once observed, the only true wisdom is in knowing you know nothing। ठीक है ना? हजारों हजारों वर्ष की तपस्या भी कर रहे हैं लेकिन वो आज तक उस सच को नहीं पाए जो सच कहीं ना कहीं छिपा रहता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगर मैंने अपने खेत में चावल लगाया और मेरे पूरे साल का मेरे घर का जो चावल है, धान है, 2-3 बोरी का चावल धान में खाता हूँ, तो बचे हुए 40 बोरे हैं वो काम मैं बेचूंगा ना। छोटी सी बात। शार्क तंवर जिसने सीरियस में नंबर 1 रैंक निकाला, आप जैसी ही है एक बच्ची नितेशी सैनी जिसने ऑल इंडिया रैंक 40 निकाला। ठीक है ना? तो पढ़ने का मतलब क्या होता है? सही दिशा। तो सही दिशा जिसके पास नहीं है। पार्ट नंबर 4 की कहानी को हम शुरू करते हैं मेरे बच्चों, और हमारा जो डिस्कशन है वो पैराजंबल्ड सेंटेंसेस पर काम आप लोगों को कराना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहले आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। उम्मीद करता हूं आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब देखो मजेदार बात यहां पर ना तो इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट है और ना ही मेरे भाई इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है। यानी कि यहां पर अगर हमें सिर्फ शुरुआत देखने को मिल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। जब हमारे सामने ना तो ओपनिंग स्टेटमेंट दी हो ना क्लोजिंग स्टेटमेंट दी हो, तो जो प्रोवाइडेड ऑप्शंस है ना मेरे भाई, चारों के चारों ऑप्शंस है, इनका जो शुरुआत में लिखा हुआ पार्ट है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां ओपनिंग डी 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 और बी है ना, यानी कि डी और बी की ही ओपनिंग है, यानी कि ए का और सी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए मेरे भाई पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां लिखा हुआ हमारे सामने, वी हैड टू वॉक माइल्स टू फैच वाटर। पानी लाने के लिए कई मील चलना होता था। ट्रेवलिंग टू अनदर टाउन ऑफन, और कभी कभी इसका अर्थ होता था दूसरे टाउन भी जाना पड़ता था। और भाई 3 या 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी हमें यूज करना पड़ता था। अब डी पॉइंट कहता है अ कंट्रीज प्रोग्रेस इज इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है अंतर्निहित, जो अपने ही अंदर है। ठीक है भाई, लिखा है लिंक्ड टू इट्स डेवलपमेंट। इसके विकास का जो भी है ना ये भाई, ये सारी की सारी वैल्यूज अंदर ही जुड़ी होती हैं, which includes factors such as economic growth, social advancement and technological innovation। इन सभी चीजों को ये शामिल करता है अपनी इस अप्रोच में। ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर आप कहेंगे सर बी की ओपनिंग नहीं हो सकती, कारण क्या है? क्योंकि यहां तो आप वो उदाहरण दे रहे हैं कि मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में सर कई मील पानी लेने के लिए जाना पड़ता था और कई साधन हमें यूज करने पड़ते थे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो डी की हम ओपनिंग लेकर चल लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए हमने सस्पेंड किया। अब मेरे भाई डी के साथ सी या डी के साथ सिर्फ एक ही हम लोगों को कनेक्टिविटी देखनी है। ठीक है ना? डी के साथ सी की अगर हम बात करें तब की बात है, इवन नेसेसिटीज वरंट इजीली अवेलेबल, जो जरूरत की चीजें हैं वो तब भी अवेलेबल नहीं थी। और इसने ए को क्या कहा? टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, प्रकाश शेनॉय ने ये कहा, जो 83 वर्ष के हैं, ओल्ड रिटायर्ड बैंकर। उन्होंने कहा आई वॉज बोर्न इन एन इंडिया, मैं एक ऐसे भारत में पैदा हुआ। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना, अगर हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं, वो कॉमन नाउन बनता है। और ये चीज मैंने आपको अपनी क्लास में जब नाउन पढ़ाया तो इसको बहुत खूबसूरती से आपको समझाया मेरे भाई। आगे क्या लिखा? दैट वाज स्टिल फाइंडिंग इट्स फूटिंग। ठीक है ना? जो अभी भी अपनी क्या कर रहा था, अपनी जमीन को सही ढंग से तलाश कर रहा था, अपने कदमों को, अपनी नींव को बना रहा था। ये उस जमाने के भारत की बात कर रहा है। अब आप लोगों को पता है हाल ही में हमें 79 ईयर्स हुए हैं आजाद हुए, तो भाई साहब ये कौन से समय का है भाई? 83 इनकी एज है, तो ये मतलब उस समय इनका जन्म हुआ था। अब मेरे भाई यहां से ये चीज तो कंफर्म होगी कि डी के साथ ए को हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे से गया। अब डी के साथ ए है, ए के बाद अब देखो बेटा ये कंफ्यूजन आपको परेशान करती है। कैसे परेशान करती है?
शुरुआत मिल गई, एक तरफ आपको बी सी लिखा हुआ मिल रहा है, एक तरफ आपको सी भी लिखा मिल रहा है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे नन्हे बच्चे हैं जो बी के बाद सी को या सी के बाद बी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सर ऐसे कनेक्शन नहीं बैठेगा। अगर ये उलझन नहीं होती तो इस उलझन का इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्यों जिक्र होता। इस चक्कर में नहीं पढ़ना भाई। पढ़ना किस चक्कर में है, इससे पहले जो ए है ना, आपको ये देखना है क्या सी से पहले ए का कनेक्शन है, क्या बी से पहले ए का कनेक्शन है। बस इस कनेक्शन पर आपको फोकस करना है, यानी कि इस ए के बाद देखना है बी आए या सी आए। ठीक है ना, ये बता रहे हैं उस जमाने की बात जब क्या है भारत की ये स्थिति थी। अब मेरे भाई यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, उसी जमाने की बात कही है कि तब इनको जो नेसेसिटीज थी ना वो आसानी से नहीं मिल पाती थी। उदाहरण के लिए इनको जाना पड़ता था कई कई मील पानी लेने के लिए। तो सी के बाद बी कंफर्म है और सी के बाद बी कंफर्म यहां है। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को बनाने में ना पूरा समय देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हमें सिर्फ आंसर बना लेना है। ये सोचकर हम पी क्यू आर एस के क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मेरे साथ इस पूरे के पूरे सेशन में ये देखना कि सर ने कैसी टेक्निक लगाई और लिंक आपस में जोड़े, बस यही चीज आपको पेपर में काम आएगी। ठीक है ना, टेक्निक को समझो, लिंक बनाने के लॉजिक को समझो। यहां हमें क्या लॉजिक समझ में आया, हमने सबसे पहले किसी भी देश की तरक्की के बारे में बताया, मेरी बात समझ रहे हैं, और इसी के रेफरेंस में मिस्टर प्रकाश शेनॉय ने एक रेफरेंस दिया कि उस भारत की मैं बात कर रहा हूं और उस जमाने में क्या करना पड़ता था। आप कहेंगे उस जमाने में बेसिक नेसेसिटीज भी अवेलेबल नहीं थी, उसका उदाहरण यहां पर दिया है। ठीक है ना, तो सी का एग्जाम्पलिफिकेशन है। सवाल नंबर 2 को पहले एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई, इस सवाल को जब आपने पढ़ा तो आपको एक प्यारी सी चीज समझ में आई। सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर क्या है, शी लिखा है, शी लिखा है, और यहां पर भी शी लिखा है, यहां श्रेया लिखा है। तो पहली बात हमें पहले से ही अच्छे से समझ आई है कि सेंटेंस के अंदर नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों को प्रोनाउन चाहिए, तो वो पार्ट हमें पहले लिखना होगा जिसमें नाउन लिखा होगा। अब सारे के सारे सर ना तो ओपनिंग स्टेटमेंट ना क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो सभी ऑप्शंस पर हम पहले ध्यान देंगे तो सभी की शुरुआत में डी लिखा है ना, तो ओपनिंग स्टेटमेंट यही हो गई। श्रेया स्टूड एट द स्टार्टिंग लाइन, वो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी है। हर हार्ट पाउंडिंग लाइक अ ड्रम, उसका दिल इतनी तेज आवाज कर रहा है अगेंस्ट हर रिब्स, यानी कि उसकी जो रिब्स हैं आप समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये किसी स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी है, हो सकता है रनिंग के लिए खड़ी हो सकता है किसी तरीके के कॉन्टेस्ट के लिए खड़ी हुई है। ठीक है ना, अब यहां मेरे भाई क्या लिखा है, एज द विसल ब्लू, जैसे ही सीटी बजी शी सर्ज्ड अहेड, सबसे आगे उछल के भागी, और हर छलांग में, स्ट्राइड का मतलब होता है हर स्टेप में, फ्यूल्ड बाई डिटर्मिनेशन स्ट्रोंगर देन हर फटीग, थकान से ज्यादा उसकी दृढ़ इच्छा थी कि वो जीते। ठीक है ना, शी रिमेंबर्ड द ईयर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स, उसे वो सुबह की बातें याद आई। रिलेंटलेस ट्रेनिंग, जो मतलब बिना थके उसने ट्रेनिंग की। मोमेंट्स व्हेन क्विटिंग हैड सीम्ड इजियर देन पुशिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की बजाय जब उसके मन ने मतलब छोड़ देना ज्यादा स्वीकार किया। क्रॉसिंग द फिनिश लाइन शी रियलाइज द विक्ट्री वाज नॉट जस्ट इन विनिंग। तो अब बात समझ में आ रही है मेरे भाई। सर यहां पर वो लाइन पर खड़ी है, यहां सीटी बजते ही उसने भागने का काम किया, यहां पर भागने का काम किया, तो डी के साथ सी कौन सी जगह पर है, आप कहेंगे डी के साथ सी इन दोनों ऑप्शंस में है। ये फिर वही कंफ्यूजन आ गई ना, ए और बी और ए की लेकर, लेकिन आपको डरना नहीं, मैं तोड़ बताऊंगा इस चीज का। ठीक है भाई, अब आप यहां जब भाग रहे हैं तो भागते भागते उसको क्या याद आया, आप कहोगे उसको याद आया अपने वो पुराने जमाने का दिन, कि पहले मैं हारना चाहती थी लेकिन मैं किसी भी तरह हारी नहीं। ठीक है, और फिनिश लाइन पर वो पहुंच गई, तो डीसीबी ए कौन सी जगह बैठा है, यही बैठा है, ये तो नॉनसेंस हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 3 को एक बार पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे भाई, फिर मैं बनाता हूं। आइए भाइयों सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग को देखते हैं, सभी की जगह पर ए लिखा है। हमने सबसे पहले ऑप्शन क्यों देखा, अब आपको ये समझना है, क्योंकि ना तो इसकी कोई ओपनिंग स्टेटमेंट दी है ना इसकी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट दी है, तो हमें पहले ऑप्शन से देखना पड़ेगा ओपनिंग कहां पर है। तो इसने खुद से ही बता दिया कि ए से ओपनिंग है, और होनी भी थी, आप समझ रहे हैं। यहाँ जिस आरव की बात कर रही है उसी के लिए हिज, उसी के लिए यहाँ पर ही, उसी के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है। आरव स्टेयर्ड एट, स्टेयर्ड का मतलब होता है देखना, कॉन्स्टेंटली देखना, ताड़ना, एट द मोडेस्ट सेविंग, थोड़ी सी तुच्छ जो सेविंग उसके पास थी। इन हिज अकाउंट वंडरिंग, उसने सोचा। इफ हिज ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल कैफे वाज फुलिश, क्या उसने ये सोचा कि भाई वो एक छोटा सा कैफे शुरू करना चाह रहा है, क्या वो उसकी मूर्खता है, इस बारे में उसने सोचा। कोई बात नहीं। मंथ्स टर्न्ड इनटू ईयर्स एंड हिज डिसिप्लिन्ड अप्रोच, सर ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच किस चीज के बारे में कह रहा है अभी तक नहीं पता, ए के बाद हम बी को यूज नहीं कर सकते, एक ऑप्शन गया।
When the cafe finally opened, आखिर में कैफे खुल गया सर, फिर ये क्या कह रहा है, डेफिनेटली कैफे खुलने से पहले इसके बारे में बात करेगा। He decided to cut unnecessary expenses, है ना, गैर जरूरी खर्चों को उसने कट किया, इन्वेस्ट किया वाइजली एंड सेव एवरी पॉसिबल रूपी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज विजन, उसने पैसे को जोड़ा। तो भाई उसने ये सोचा, सोचकर क्या किया, पैसे को जोड़ा, पैसे जोड़ा, कई महीने तक इसी डिसिप्लिन से वो जिया और अंत में उसका क्या हो गया, कैफे फाइनल हो गया। तो एडीबीसी यहां पर बैठा है, ये भी गया और ये भी गया। ठीक है, तो ये है हमारे सामने किस तरह का क्वेश्चन, ये है हमारे सामने एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इसी चीज को हम कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्टोरी या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात कर रहा है तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होते हैं। अब आप रियलाइज करेंगे प्रॉब्लम कहाँ होती है मेरे छोटे बच्चों को, जहां फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट्स वाले क्वेश्चन एकदम से नहीं बन पाते। उस लेवल पर पहुंचने का क्या तरीका है, स्टोरी वाले जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम कर जाओ, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगले सवाल पर अब हम तैयार होते हैं। पहले एक बार आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे भाई। अब मेरे भाई देखो, अब ध्यान से, ना तो कोई ओपनिंग दी है ना क्लोजिंग दी है। अब ध्यान से देखना, इसकी शुरुआत में बी 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 और बी, ठीक है ना। ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको लगेगा अरे सर बहुत आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, पर मैंने आप लोगों के लिए ना सिस्टमैटिक तरीके से ग्रेडेशन की है। इजी से धीरे 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 हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बी की ओपनिंग हमारे सामने फिक्स हो गई है ना। गवर्नमेंट ऑन मंडे लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन अगेंस्ट अ न्यूली आइडेंटिफाइड स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रेशर, किसी चीज का स्ट्रेस या तनाव, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने मंडे को लॉन्च किया है एक नेशन वाइड कैंपेन। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिस मार्क्स द फास्टेस्ट वैक्सीन रोल आउट इन द कंट्रीज हिस्ट्री। दिस अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हमें दिस दैट या दीज दोज अगर देखने को मिले, चाहे प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव की तरह, यानी कि ये किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको ये मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक ये नहीं पता फास्टेस्ट वैक्सीन किसके लिए यूज किया गया है। Officials have a target of immunizing over 50 million children through this within the next 3 months। अगले 3 महीने में 50 मिलियन बच्चों को इस चीज से इम्यूनाइज किया जाएगा। तो हो सकता है बी को जस्टिफाई सी कर जाए, ठीक है ना। आगे हम देखने का काम करें तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि 50 मिलियन को 3 महीने में कहोगे तो यही फास्टेस्ट वैक्सीन है, तो सी के लिए ए कनेक्ट हो गया अपने आप से। हेल्थ एक्सपर्ट्स वेलकम द मूव नोटिंग दैट अर्ली इंटरवेंशन कुड प्रिवेंट द पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। ये तो आपका अंत में आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, इस उठाए गए कदम का परिणाम है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मतलब उन्होंने स्वागत किया है इस कदम का, और उन्होंने ये भी कहा है कि अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी ही इसके ऊपर कदम उठा लिया तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी कंट्रोल में हो गया। तो भाई बी के साथ सी, सी के बाद ए, बी के साथ सी, सी के साथ ए, बी सी ए। लो भाई आपकी बीसीए होगी और जगह पर बीसीए उल्टा हो गया, यहां बीच में कोई आ गया और यहां तो कतई सत्यानाश हो गया, ठीक है ना। अब अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पहले एक बार ट्राई करें मेरे भाई। अब इस सवाल को हम पहले देखेंगे तो मेरे बच्चे ना तो ओपनिंग स्टेटमेंट है ना क्लोजिंग स्टेटमेंट है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले ऑप्शंस पर। यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। अब ध्यान से समझना, धीरे धीरे मैं आप लोगों को स्टेप अप करता जाऊंगा। यहाँ डी या ए के अलावा और कुछ हमें सामने लिखा हुआ नजर नहीं आया, है ना भाई। पहले डी को देख लेते हैं, ए को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कहता है ट्रू विजडम लाइज नॉट इन नोविंग मैनी फैक्ट्स। सर सच्ची जो बुद्धिमानी है वो बहुत सारे फैक्ट्स को नहीं जानने में है, ठीक है ना, ठीक है। बट इन रिकॉग्नाइजिंग द लिमिट्स ऑफ वंस नॉलेज, एक इंसान की नॉलेज की क्या लिमिट है उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। हो सकता है ए की शुरुआत हो जाए। डी को भी देखते हैं। एज सोक्रेटिस वंस ऑब्जर्व्ड द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोविंग यू नो नथिंग, ठीक है ना। जैसे सोक्रेटिस ने ये कहा है, क्या कहा है भाई, कि जो सच्ची जो जानकारी है ना, सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आप कुछ नहीं जानते, आप ये मानकर चलें। अब ये बात आपकी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए आपको ऊपर एक स्टेटमेंट कही गई है, ठीक है। बाकी जल्दबाजी नहीं करते, एक बार देख लेते और क्या व्यवस्था हो सकती है, ठीक है ना। हिस्ट्री इज फिल्ड विद एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु मिसटुक देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्लीट ट्रूथ, ठीक है ना। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो अपने आप को गलत फहमी में मान बैठते हैं, क्या, इस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, जो भी उनकी सीमित जानकारी। देखो इस बात को दूसरे तरीके से भी समझिएगा, हर इंसान की
दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, वो उतना ही याद रख सकता है, उतना ही चीज़ों को समझ सकता है और उतना ही चीज़ों को हमेशा के लिए बुद्धिमानी के तरीके से बता सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि उन्हें बहुत कुछ पता है ना, अंडरस्टैंडिंग फॉर कंप्लीट ट्रूथ, और उसी को वो पूर्णतः सच मान लेते हैं, ठीक है ना। जबकि ये कहने के लिए दो अक्षर का शब्द है, लेकिन इसको जानने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आज से लाखों हजारों करोड़ों साल पहले से लगातार हजारों हजारों वर्ष की तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक उस सच को नहीं पाए जो सच कहीं ना कहीं छिपा रहता है, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है। दिस ह्यूमिलिटी ओपन्स द डोर टू डीपर लर्निंग एंड जेन्युइन पर्सनल ग्रोथ। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हुआ? इंसल्ट। और यही वो अपमान है जिसकी वजह से लोग गहरा और गहरा सच ढूंढने की और अपने अंदर की खोज करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी टी शर्ट्स पर लिखा हो देखा होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये सबसे बड़ा वो सच है जिसको आज भी ऋषि मुनि तपस्वी कहीं ना कहीं बैठे हुए अपने अंतर मन में तलाश रहे हैं कि मैं कौन हूं, और सारे सवाल इसी के पीछे छिपे हुए हैं। समझ रहे हैं? आप मुझे जानते हैं, मैं गोपाल वर्मा हूं, है ना, मेरे बारे में आप जानते हैं, पर आप अपने बारे में नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपकी क्या कैपेसिटीज हैं, आप किस रोल को निभाने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है ना। तो हम यहां से ओपनिंग ज्यादा सुथरी मान रहे हैं, इसी से सारी चीजें कनेक्टेड हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। अब इस डी के बारे में अगर हम बताएं तो आप कहेंगे सोक्रेटिस ने यह कहा कि सच्ची बुद्धिमानी यही है कि आपको कुछ नहीं पता ये मानकर आप चलें, ठीक है ना। इसी के बारे में क्या कहा? इतिहास भरा पड़ा ऐसे लोगों से जिनको सीमित जानकारी थी और उन्होंने उसी को संपूर्ण जानकारी मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके काउंटर ये कह रहा है क्या? इसके काउंटर ये कह रहा है कि जो सच्ची बुद्धिमानी है लाइज इन नॉट नोइंग मैनी फैक्ट्स, कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज होनी चाहिए कि आपकी नॉलेज की एक सीमा है। समझ रहे? तो डी के बाद बी, बी के बाद ए, ये उल्टा हो गया, ये तो गड़बड़ है। डी के बाद बी के बाद ए, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है जी। तो अच्छा सवाल था मेरे भाई, बनाने लायक सवाल है। चलो तो इसी बात पर छठे सवाल पर आओ। पहला कदम बढ़ाते हैं हम S1 S6 को लेकर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में यही लिख रहे थे, सर S1 S6 की डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें करा दो। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन, पहले मैं आपको हिंट दूंगा, फिर आप बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निकली तोड़ना सिखाऊंगा। जब भी आपके सामने S1 और S6 वाला ऑप्शन दिया जाए तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना है। जब आप इनको पढ़ लोगे तो ऑब्जर्व करना इनके अंदर जो वर्ब लिखी है, ठीक है ना, जो इनके अंदर वर्ब लिखी है, ये वर्ब एक सीक्वेंस जनरेट करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो S1 में कहा है मैं सुबह 6 बजे उठा, ठीक है, और S6 में ये कहा है रात थक कर मैंने खाना खाया, तो इसका मतलब सुबह से शाम तक की सारी एक्टिविटीज को बताने वाला है। तो इनके अंदर वर्ब के सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। जब इनके सीक्वेंस को ऑब्जर्व करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करोगे, आप जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, जो अभी तक हम आपके लिए कर रहे थे, ऑप्शंस को जो पढ़ रहे थे कि किसकी ओपनिंग कैसी है, कैसी कनेक्टिंग है, तो ऑप्शंस को आप चुपचाप से रीड करेंगे, ठीक है ना। फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही पार्ट्स की रीडिंग आप करेंगे और कनेक्ट करेंगे। पार्ट्स की क्या करेंगे मेरे छोटे भाइयों? रीडिंग करेंगे और उनको क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। बहुत मजेदार सवाल होता है ये, तो डराने वाला, देखने के लिए तो डराने वाला है, लेकिन ये डराता नहीं है, ये आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाता है, ठीक है। तो चलो पहली बार आप कोशिश करें होगा। अब इस सवाल को तोड़ने का काम करते हैं। पहले सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 6 को मेरे साथ पढ़िएगा। इन अ डिसीजिव स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब कदम, छलांग, स्टेप, ठीक है जी, टुवर्ड्स द नेशंस विजन फॉर विकसित भारत, विकसित भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए, अ डेवलप्ड एंड फ्यूचर रेडी इंडिया, ठीक है ना, विकसित भारत और फ्यूचर जो भविष्य के लिए तैयार है वो भारत, एंड टू पार्टिसिपेट इन ईवी 2030। ईवी 2030 का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2030 में हमारे सामने होंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये लिखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया हमारे सामने? ऑब्जेक्ट। फिर से प्रेपोजिशन आ गई, ये हो गया इसका अपना ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन फिर से हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अ डेवलप्ड एंड फ्यूचर रेडी इंडिया एंड टू पार्टिसिपेट इन 2030, ठीक है ना, 2030 में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हमें ये नहीं पता कि इस लिखे हुए वाक्य के अंदर एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। अंत में इसने कहा है अ क्रिटिकल एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब जिसको आप स्वीकार करते हैं, जिसको आप रिकमेंड करते हैं, ऑफ इट्स सेफ्टी। इट्स किसके लिए यूज हुआ है? नाउन प्रोनाउन के लॉजिक को दिमाग में लगाना है।
इसकी अपनी सेफ्टी, अब इसकी तो अपनी सेफ्टी होगी नहीं भाई कि ईवी 2030 है, विकसित भारत है। क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, क्वालिटी परफॉर्मेंस की अगर बात कही गई है तो ये किसी वस्तु की बात कही जो इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के आधार पर चल रही है। अब हम इसको देखते हैं बेटा, पी क्यू आर पी, इसका मतलब एस ओपनिंग से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। विद एन एक्सपेक्टेड 30% ईवी पेनिट्रेशन अक्रॉस कैटेगरीज एंड 40% फॉर बसेस, है ना। ईवी पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को व्हीकल्स के रूप में पूरे भारत में धीरे धीरे लोगों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। द ईवी बस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 80% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-30 पीरियड, ठीक है ना जी। इतनी इसके अंदर ग्रोथ होने वाली है। देखो यहां पर इसने क्या कहा है, यहां पर इसने 30% ईवी पेनिट्रेशन कहा है, ठीक है ना, और 40% बसेस की कहा है, और बसेस के पॉइंट को ही यहां से उठाकर एक्सप्लेन किया गया है। न्यूटन ऑटो को फाउंडेड बाय विजनरी टेक्नोक्रेट, ठीक है, मिस्टर श्रीधर कमलमाडी एंड सस्टेनेबिलिटी लीडर मिस आरती के परिगी हैज अनवेल्ड इट्स नेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखा है, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक सिटी बस, यहां पर भी बस की ही बात कही है, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर अनवेल किया है, पर्दा हटाया है, पर्दा हटाने का मतलब समझ में आता है लॉन्च किया गया है, और इसी लॉन्च के बारे में यहां कहा है, दिस लॉन्च कम्स सून आफ्टर द कंपनीज फ्लैगशिप 9M सिटी बस मॉडल वाज अवॉर्डेड CMVR कंप्लायंट सर्टिफिकेशन बाय ARAI, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने पर्दा उठाया है एक नई बस से, और इसी बस के लॉन्च की यहां पर बात कही गई है, और इसी बस के बारे में S6 ये कह रहा है कि लोगों ने इसको स्वीकारा है इसकी सेफ्टी के लिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के लिए। तो R के बाद S के बाद 6, RS के बाद 6, RS के बाद 6, RS यहां नहीं है, RS यहां नहीं है। अब मेरे भाई एक बात सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले बसेस का 40% ये बताओगे, उसके बाद ही तो इसकी ग्रोथ के बारे में बताओगे। तो P के बाद Q यानी कि PQRS, वाह जी वाह। अच्छा, आपको ना कभी भी विश्वास नहीं होगा ऐसा कोई सवाल देखकर कि जिसके अंदर सीक्वेंस PQRS यूं का यूं बैठ जाए, लेकिन कई बार आप लोगों को इस तरीके की जो अपने दिमाग में कहते हैं ना एक परसेप्शन बना ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हमें किस चीज पर विश्वास करना है मेरे भाई, हमें सिर्फ इस चीज पर विश्वास करना है कि सीक्वेंस कैसे मेंटेन होता है, बस उससे ज्यादा अपन नहीं सोचेंगे। हमने यहां देखा कि कितनी ईवी की पेनिट्रेशन है ये बताया इसने, फिर बस के बारे में बताया, ये बस के बारे में न्यूटन और दिस दो लोगों ने ठाके भाई एक बस लॉन्च की है, उस बस के बारे में बताया, उस बस के बारे में बताया। तो RS6 अपने पास सेट हो गया, जिसकी वजह से दो ऑप्शन हटे, और बस के बारे में यहां से और बस के बारे में यहां से कनेक्ट हुआ। चलो भाई अब आज थोड़ा और तगड़ा सवाल बनाते हैं, धीरे धीरे सवाल का लेवल उठता जाएगा, घबराना नहीं है, सेशन को आखिर तक देखना। मैं दावे से ये कह रहा हूं आपके PQRS में इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अपनी इंग्लिश एक्यूमेन है, ठीक है ना, इसमें 300 क्वेश्चन दिए करीब पैराजंबल के, समझ रहे, आपको सिंपल इस बुक से अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, दिस इज द एक्यूमेन, ठीक है बेटा। तो इससे अपनी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलो पहले एक बार आप ट्राई करो मेरे भाई, आइए मेरे भाई और मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। देखो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट को पढ़ना, यही सिखाया पिछले क्वेश्चन में। द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, सेंट्रल रेलवे का विजिलेंस जो डिपार्टमेंट है, इन कोऑर्डिनेशन विद द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF जिसे हम कहते हैं, इनके साथ मिलकर, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोक देना, पकड़ लेना, ठीक है जी, एन इनलीगल कंसाइनमेंट ऑफ बैंड टोबैको प्रोडक्ट्स, वो टोबैको प्रोडक्ट्स जिसको वर्जित किया, बैन किया गया, इलीगल घोषित किया, उस इलीगल कंसाइनमेंट को इन्होंने धर लिया वेंसडे को, दैट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेलवेज पार्सल बुकिंग सिस्टम, जिसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। क्लोजिंग स्टेटमेंट कहता है दिस कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेटेड का एक्शन का मतलब समझ में आ गया, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में मिलकर काम करना, एक्शन करना। इसने सुनिश्चित किया द सीजर ऑफ द इलीगल कंसाइनमेंट, जो गैर कानूनी कंसाइनमेंट है उसको जब्त कर लिया, बिफोर इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर, आगे डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले। अब देखो हमें एक छोटी सी बात समझ में आई, यहां पर भी इसने जब्त करने की बात कही है, यहां पर भी इसने जब्त करने की बात कही है। इसका मतलब ना तो बीच में कहीं पनिशमेंट है किसी को, ना किसी को कोई सजा है, ना कोई पुलिस ने कोई एक्शन लिया। कुल मिलाकर इसके अंदर जितना भी कुछ आएगा ना, वो सब कुछ सीजर को लेकर, यानी कि जब्त करने को लेकर ही बताया गया है कि जब्त कैसे किया गया, उसी प्रोसेस को बताया, उसी को इसने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के नाम से कहा है। अब मेरे भाइयों क्वेश्चन के ऑप्शंस को ध्यान से, P
RPS, इसका मतलब Q का कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी, देखेंगे ध्यान से, यहां हमारे सामने क्या लिखा, द ऑपरेशन टू प्लेस ऑन August 13 आफ्टर अ स्पेसिफिक टिप ऑफ एंड सस्टेन्ड सर्वेलेंस। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखा है विच ऑपरेट्स अलोंग द गोंडा लोकमान्य टर्मिनस रूट। सर ये किसके लिए यूज किया, ध्यान से समझना, यहां पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद ये लिखी है वर्ब, नेचुरल सी बात है, ये किसी ना किसी लिखे हुए नाउन को रिलेट करेगी। देखते हैं क्यों कहां पर बैठेगा भाई। यहां पर इसने कहा है क्या, अ विजिलेंस टीम अलोंग विद आरपीएफ पर्सनल। ठीक है ना, यानी कि जो पर्सनल का मतलब कर्मचारी होता है, स्पेलिंग को ध्यान रखना बेटा, ये आपको होमोफोन में परेशान करेगा। इस पर्सनल का मतलब होता है रिलेटेड टू अ पर्सन। किसी भी शब्द के अंत में एल जब जब हम जोड़ देते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब निकल कर आता है रिलेटेड टू। ठीक है, और ये आपको वोकैबुलरीज में बहुत अच्छे से समझाया मैंने बुक में। ठीक है भाई, तो पर्सन से रिलेटेड हो गया पर्सनल, यानी कि व्यक्तिक हो गया, इस पर्सनल का मतलब कर्मचारी। अ विजिलेंस टीम अलोंग विद आरपीएफ पर्सनल conducted an inspection of consignments that arrived by गोदान एक्सप्रेस ट्रेन नंबर दिस। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया है सर, ये सारा का सारा काम किया है। The team monitored the uploading of consignments by being present ahead of the train's scheduled arrival. अब देखो बात क्या है भाई, ऑपरेशन यहां से शुरू हुआ है ना, कैसे, अगस्त 13 को स्पेसिफिक टिप ऑफ उनको मिली है और सस्टेन्ड सर्वेलेंस है, पूरी नजर से उनको ये चीज पता चला है कि ये गड़बड़ होने वाली है। अब ये जो गड़बड़ होने वाली है, इस गड़बड़ होने वाली को कैसे ऑब्जर्व किया गया है, इनकी टीम ने मॉनिटर किया है कि इस चीज को कैसे अपलोड किया जा रहा है। दो शब्द होते हैं, डाउनलोड, उतार लेना, इंटरनेट से अपने सिस्टम में उतार लेना, अपने फोन में डाउनलोड कर लिया। अपलोड का मतलब अपने सिस्टम से या अपनी जमीन से या फोन से आपने इंटरनेट पे चढ़ा दिया, रख दिया। तो सर यहां टीम ने इस चीज को निरीक्षण किया, अपलोडिंग ऑफ कंसाइनमेंट्स बाय बीइंग प्रेजेंट अहेड ऑफ द ट्रेन शेड्यूल्ड अराइवल। ट्रेन के पहुंचने से पहले ही ये लोग वहां पर पहुंच गए थे। क्यों पहुंचे, क्योंकि इनके पास पहले से ही टिप ऑफ थी, पूर्व जानकारी थी। ठीक है भाई, अब यहां इसके बाद क्या हुआ भाई, यहां से हमें क्या समझ में आया, अब हमें यह समझ में आया कि ये जो शेड्यूल्ड अराइवल की बात है ना, ये किसके बारे में कहा है, ये बताया गया है इसके बारे में। ये ऑपरेट होता है अलोंग द गोंडा लोकमान्य टर्मिनस के पास हुई है ये सारा ऑपरेशन। ठीक है ना, तो P के बाद S, S के बाद Q, ये गड़बड़ हो गया। P के बाद S Q उल्टा हो गया भाई, P के बाद S Q करेक्ट हो गया भाई, तो ये भी उल्टा हो गया भाई। ठीक है ना, तो कनेक्ट आपको करना होता है। ठीक है, जब आप कनेक्ट करेंगे ना दो लिंक्स को, फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। आओ भाई इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पहले एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए भाई। आओ मेरे भाई, अब इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अब देखो मजेदार बात क्या है, अंडर हेड कोच गौतम गंभीर इंडिया हैज बीन ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम अ प्लेयर सेंट्रिक टीम। ठीक है ना, धीरे धीरे गौतम गंभीर क्या कर रहा है, प्लेयर सेंट्रिक टीम को हटाकर एक पूरी टीम का ही एफर्ट लगे किसी मैच को जिताने में, उस पर काम कर रहा है। मेकिंग द सर्च फैसिनेटिंग इज गंभीर कॉन्सेप्ट ऑफ अ फिनिशर, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, मेकिंग द सर्च फैसिनेटिंग, इस सर्च को, अब ये सर्च कौन सी है ये हमें पता नहीं है भाई। ठीक है ना, इस खोज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये गंभीर का कॉन्सेप्ट है एज अ फिनिशर का। ठीक है ना, कि फिनिशर कैसा हो। अब भाई देखो ध्यान से, यहां क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है। लो भाई आपकी एक मदद तो मिल गई है कि इसके साथ क्यू कनेक्ट है, टू वन दैट फिट्स इनटू द कोच मोल्ड, है ना, वो इंसान की इसको जरूरत है मेरे भाई। ठीक है ना, जो कोच के अनुसार ढल सके, मोल्ड का मतलब होता है ढांचा, विच मैनी फ्रेंचाइज टीम्स हैव ऑलरेडी एम्ब्रेस्ड अक्रॉस T20 लीग्स। ठीक है ना, जिसको T20 लीग्स में बहुत सारे लोगों ने स्वीकारा है। वाइल गंभीर में स्टिल बी फिगरिंग आउट हिज विनिंग फॉर्मूला, क्यू के साथ हम लोगों को देखने को मिला, तो PRS तीनों है, देखते हैं कनेक्ट क्या होगा। वाइल गंभीर में स्टिल बी फिगरिंग आउट हिज विनिंग फॉर्मूला इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हैविंग एंडोर्ड अ ट्रेचरस राइड, उसने एक नया तरीका खोजा। ट्रेचरस का मतलब, वैसे ट्रेचरी का मतलब होता है छल कपट, ट्रेचरस का मतलब होता है एक ऐसा गेम, क्लेवर गेम जिसे हम कहते हैं। The next 6 months will see him go about assembling, अब अगले 6 महीने तक वो लगातार क्या करेंगे, T20 स्क्वाड को पोटेंशियली कैपेबल जो हो सके, जो डिफेंड कर सके वर्ल्ड कप क्राउन ऑन होम सॉइल नेक्स्ट फरवरी मार्च में जो T20 होगा वो हमारे देश की इस भूमि पर, इस मिट्टी पर अच्छे से खेला जाए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब इधर लिखा है हमारे सामने क्या मेरे भाइयों, ठीक है,
while most of the pieces are more or less on the table, अभी तक सिर्फ टेबल पर ही है, and already fixed, there is one key hole identifying the finisher, ठीक है ना, that distorts the picture, उसे फिनिशर की जरूरत है जो पिक्चर को, यहां पर भी फिनिशर की बात कही है, ठीक है, और यहां पर भी फिनिशर की ही बात कही गई है। तो S के साथ S6 कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना, S के साथ S6 कनेक्ट हो गया है, तो Q के बाद R की बात हो सकती है, सोचने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ है मैनी फ्रेंचाइज टीम्स हैव ऑलरेडी एम्ब्रेस्ड T20 लीग्स व्हाइल गंभीर में बी स्टिल फिगरिंग आउट हिज विनिंग फॉर्मूला इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हैविंग एंड्योर्ड ट्रेचरस राइड, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमें एक छोटी सी बात समझ में आ रही है, क्या चीज, उस इंसान को ढूंढा जा रहा है जो कोच के अनुसार ढल सके, ठीक है ना, बहुत सारी टीम ने भी इस चीज को अपनाया है। गंभीर क्या कर रहा है, मैं स्टिल भी फिगरिंग आउट, वो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, विनिंग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक चल सके, हैविंग एंड्योर्ड अ ट्रेचरस राइड, और अगले 6 महीने तक वो खोजेंगे उस इंसान को जो अच्छे से डिफेंड कर सके अगला जो फरवरी मार्च में T20 हो रहा है। और अधिकतर जो पीसीस हैं वो ऑन पेपर उसने कर लिए हैं, लगभग ठीक कर भी लिया है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आ रही है फिनिशर की तरफ, फिनिशर की बात यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। तो मेरे भाई पी के बाद क्यू, सॉरी एक मिनट रुको, आर हमने, सॉरी इस S1 के बाद क्यू हमने कनेक्ट किया था, क्यू के बाद आर नहीं जा रहा है, क्यू के बाद नहीं, क्यू के बाद पी हमारे सामने जा रहा है, तो ये हमारे सामने करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। डी फॉर दिल्ली के लिए सही आंसर बनता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 को बना के देखेंगे मेरे भाई। और मेरे भाई वो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन को, ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एट वन पॉइंट ड्यूरिंग हिज मैच अगेंस्ट डच GM जॉर्डन, एक पॉइंट ऐसा आया उसका जब मैच चल रहा था अगेंस्ट डच GM जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के सामने, विंसेंट कीमर सेट हिज फेस बरिड इन हिज हैंड्स, अपने हाथों के बीच में अपने चेहरे को दफनाए हुए वो बैठ गया। बट कीमर हैड द नर्व्स, उसके अंदर वो दम था, टू फाइंड द राइट रिसोर्सेज टू सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब होता है बचाना, सेव करना, ठीक है ना, मैच को ड्रॉ होने से बचाने के लिए। दैट टुक हिज टू टेली पॉइंट्स जो है टू 6 विच गेव हिम द चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टाइटल विद 1 मोर राउंड टू गो ऑन फ्राइडे, ठीक है भाई। अब हम पॉइंट्स को देखते हैं, पहले ओपनिंग देखते हैं। एस है पी है, एस या पी के साथ हमें ओपनिंग लेकर चलनी है, एस या पी के अनुसार, इनके साथ नहीं बनेगी बात। इन दोज नर्वी कपल ऑफ मिनट्स द जर्मन, देखो नर्व के बारे में यहां कुछ नहीं कहा है तो नर्वी को कनेक्ट थोड़ा सा कम कर पाएंगे हम। द जर्मन थॉट ऑल द गुड वर्क ही हैड डन थ्रू द कोर्स ऑफ द चेन्नई ग्रैंड मास्टर वाज फॉलिंग अपार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ इस जर्मन ने जिसके बारे में यहाँ कहा गया है, कौन है जर्मन भाई, पर ये तो डच है, जर्मन कौन है, द जर्मन कौन है देखेंगे। उसने सोचा जो उसने गुड वर्क किया है ना अब तक इस पूरे के पूरे चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स के दौरान, वो फॉल अपार्ट का मतलब होता है असफल हो जाना। आफ्टर 44, सॉरी यहां पर था, अ मोमेंट लेटर हिज चीक्स हैड टर्न्ड, ये तो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। अगर वो अपने हाथों में अपने चेहरे को दबाए बैठा है तो नेचुरल सी बात है क्या हो जाएगा, थोड़े ही समय के बाद उसके जो चीक्स हैं वो स्कारलेट हो गए एंड ही वॉज विजिबली शेकिंग इन हिज चेयर, अपनी चेयर में वो कांप रहा था, ठीक है भाई। तो एस की कनेक्टिविटी हम लोगों ने पहचान ली है, ये दोनों तो गए मेरे भाई, ठीक है। अब हमारे सामने एस के बाद पी, एस के बाद आर, इन दीज नर्वी कपल मिनट्स, ठीक है, इन पलों में उसके सामने क्या हुआ है, गुड वर्क उसका खराब हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंजन, यहां इंजन की तो कोई बात ही नहीं की है, तो एस के बाद पी है या एस के बाद आर है, क्यों तो है ही नहीं। तो आफ्टर 44 मूव्स विद द क्लॉक टिकिंग टुवर्ड 3 आवर्स वैन फॉरेस्ट गोट ऑफ हिज चेयर, वो अपनी चेयर से उठा, ठीक है, एंड टुक अ स्ट्रोल इनसाइड द प्लेइंग हॉल, और वो प्लेइंग हॉल के अंदर थोड़ा सा घूम कर आया। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, ठीक है ना। अब मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, वो अपनी चेयर से उठा, 44 राउंड वो खेल चुका था, ठीक है, और उसके बाद वो क्या नाम है 3 घंटे तक खेल के बाद उसके बाद उसने उठा, घुमा थोड़ा फिरा। एस के बाद आर अपनी जगह कनेक्ट हो रहा है, आर के साथ पी को देखो इसने आगे कहा है, तो एस के बाद आर, आर के बाद पी को कनेक्ट किया। इन दोज नर्वी कपल ऑफ मिनट्स जर्मन थॉट ऑल द गुड वर्क, जो भी अच्छा काम किया वो सारा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि मैच ड्रॉ वाली सिचुएशन पे है जो हमें यहां पता चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंजन, इंजन का मतलब यहां पर शायद सर्च इंजन की बात कह रहे हैं, गूगल जैसी बात है। द सिचुएशन वाज सो पाइवटल, इतनी मतलब सेंट्रल थी, इतनी मुख्य बिंदु पर वो सिचुएशन पहुंच गई थी, दैट द सेकंड बेस्ट अवेलेबल मूव वुड हैव बीन
वुड हैव सीन हिम लूज देन एंड देयर, वो चीज वहीं हार जाता। तो भाई एस के बाद यहाँ पर पी है, पी के बाद आर कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, एस के बाद आर, आर के बाद पी को कनेक्ट हम करेंगे, और पी के बाद क्यू। और हारने की बात को यहाँ पर कीमर तुरंत ये कहता, उसके अंदर फिर भी हिम्मत बची थी कि राइट रिसोर्सेज को वो सेव करने के लिए, ड्रॉ को, मैच ड्रॉ ना हो जाए उसको सेव करने के लिए उसने कदम उठाए। क्यू S6 के नजदीक बैठेगा तब जाकर ये मीनिंग सेंसिबल बनेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने पैराजंबल है आपके लिए बिल्कुल अजीब होगा, ये बेसिकली स्पोर्ट्स न्यूज के बेसिस पर आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है ना, आपको स्पोर्ट्स न्यूज का अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को एक लिंक मिल गया ना, अगर आप लोगों को एक लिंक मिल गया तो एक लिंक से ही चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना, कोशिश करें उस लिंक तक पहुंचने की। एक अगला सवाल ट्राई करेंगे मेरे भाइयों, दिमाग लगाएं, मेहनत करेंगे, चलो मेरे भाई। और बच्चों सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। S1 S6 को देखते हैं पहले। इंडियाज एनुअल जीडीपी ग्रोथ नीड्स टू बी 8% एंड नॉट 6.5%। अगर 6.5% अगर है तो उससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए, कितनी, 8% होनी चाहिए। What looks very minuscule, minuscule का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि जो छोटा अभी हमें दिख रहा है ना, कैन हैव मेजर डिफरेंस एट द एंड, अंत में ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसी की वजह से बनेगा। भाई ओपनिंग हमारे सामने SRRS की बात कर रहा है, इसका मतलब P और Q तो डिस्कशन से बाहर हुए। ठीक है ना, अब हमारे सामने जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 8% होनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ क्या कह रहा है भाई हमारे सामने, इफ इट वांट्स टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाई 2047 सेड, अगर यह, इस इट की बात कही गई है, किसके लिए कही गई है, यह चाहता है इसका टारगेट हो भाई एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने 2047 तक, तो BVR सुब्रमण्यम ने कहा है। तो भाई ये चीज कनेक्टेड है ना, ये अपने आप में एक कंडीशन है और ये इस कंडीशन का रिजल्ट है। आप लोग जानते हैं मेरे भाइयों कि इफ के साथ कंडीशन कॉमा और उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगर ये कंडीशन है तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की एनुअल जो ग्रोथ है ना 6.5 से 8% होनी चाहिए। ठीक है ना, तो S1 के साथ R कनेक्ट होता नजर आ रहा है। ठीक है, वाइल हाईलाइटिंग द क्रूशियल रोल स्टैटिस्टिक्स नीड्स टू प्ले इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का यूज होना चाहिए। चलो एक तरफ रखते हैं इस बात को। अब हमारे सामने क्या आ रहा है भाई, देखो इस स्मॉल की बात कर रहा है तो इट लुक्स वेरी स्मॉल, 1.5% की जो ये बात कही गई है, बट डिफरेंस आई टेल यू इन 2047 इज गोइंग टू बी इमेंस। इस समय सिर्फ 1.5% का ये गैप दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी बात समझ में आ रही है। इस क्यू के इस स्मॉल पॉइंट को कह रहा है, व्हाट लुक्स वेरी मिन्यूस्कूल मीन स्मॉल कैन हैव मेजर डिफरेंस एट द एंड, अंत में इसी का बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा। तो क्यू आखिर में हमें चाहिएगा भाई। देखो आर की तो ओपनिंग हमने कर ही ली है, तो ये एस वाली ओपनिंग गई। अब अंत में क्यू किसके है, इसके है, तो ये भी गया हमारे सामने। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चल लेते हैं तो यही बात अपनी जगह बन जाता है। दिस डेटा बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गोल ऑफ विकसित भारत। ठीक है, और एस के बाद वाइल हाईलाइटिंग द क्रूशियल रोल स्टैटिस्टिक्स नीड्स टू प्ले, हमें मतलब आंकड़ों पर जाना होगा। ठीक है, बहुत पॉलिसी मेकिंग में आंकड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यही जो डेटा बिजनेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम विकसित भारत का गोल रखते हैं। टफ है, इकोनॉमी बेस्ड हमारे सामने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया। ठीक है ना, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, वही आपको डेटा का लिंक कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है, डेटा का लिंक कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर काम करते हैं। एक नया सवाल अब आपके लिए है। ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट नजदीक ही बैठा दी गई है, इन दोनों को पढ़ के फिर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले ऑप्शंस पढ़ के। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करो मेरे भाई। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं मेरे भाई ध्यान से। द राइज ऑफ ईस्ट एशियन इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट। ध्यान से समझना, ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी के अंत में जो राइज हुआ है, उत्थान हुआ है ईस्ट एशिया का, में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट, पूरे के पूरे दुनिया में ऐतिहासिक ये अपने आप में इवेंट हो सकता है और बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म एक बेसिकल इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का मालिकाना हक प्राइवेट के हाथ में नहीं हो। ठीक है ना, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम
जो प्राइवेट ओनरशिप होती है किसी भी मतलब देश में, ठीक है ना, इसको आप वर्जित कर दें, बैन कर दें, ठीक है ना, इसको खत्म कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, एक ऐसे समाज की बात करता है जो क्लासलेस सोसाइटी होती है, क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है ना, एक ऐसे समाज की बात ये करता है जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्लास नहीं हो। द ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल टर्म्स दिस मींस दैट, दिस किसके लिए यूज हुआ ढूंढेंगे हम, दिस मींस दैट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है ना, लिबरल डेमोक्रेसी से इसको कनेक्ट किया गया है। चलो देखते हैं। अब ऑप्शन आर है, पी है, एस है, आर है, इसका मतलब क्यू को छोड़कर बाकी कुछ भी कनेक्ट हम कर सकते हैं, आर पी एस आर, ठीक है, इसको छोड़कर कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन द फाइनल 2 डेकेड्स, अंतिम 20 वर्षों में ऑफ द 20th सेंचुरी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ऑन द वेस्टर्न रिम, रिम का मतलब होता है एज, अंत, ठीक है ना, रिम का मतलब होता है एज, ठीक है, ऑफ द आप जब पानी पीते हैं मेरे बच्चों तो जो ग्लास आपके घर पे है, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसी को आप ब्रिंक भी कहते हैं, इसी को आप एज भी कहते हैं, इसी को आप रिम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, वेस्टर्न रिम ऑफ द पैसिफिक बेसिन वर बिटवीन 2 and 4 times हायर देन दोज इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जो आखिरी के जो 20 वर्ष हैं 20th सेंचुरी के इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न एज में जो कंट्रीज हैं पैसिफिक बेसिन के आसपास, वर बिटवीन 2 and 4 times, 2 या 4 गुना ज्यादा इनके अंदर थी ग्रोथ, जो थी डेवलप्ड इकोनॉमीज जो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की, उनसे ज्यादा इनकी अंदर ग्रोथ देखी गई। ठीक है। द वाइड स्प्रेड assumption हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन, चलो ये तो बाद में देखेंगे। सर्टेनली लिखा है द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी शिफ्टेड मार्कडली फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इन दिस पीरियड। यकीनन क्या बदला हुआ है भाई, यकीनन आप यहाँ पर कहेंगे क्या, यकीनन बदला है, जो इसका पूरे की पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो शिफ्ट हो गई है, किससे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसी चीज को आकि आप इस चीज को देखोगे तो आखिरी के जो 20 वर्ष है ना उसके अंदर ये जो सारा का सारा जो है इनसे ज्यादा 2 से 4 गुना डेवलपमेंट इसमें देखने को मिला है। आर के साथ पी को हमें कनेक्ट करना है भाई, ठीक है ना, आर के साथ पी को हमें कनेक्ट करना है। आर के साथ पी को देखेंगे तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, आंसर तो हमारे सामने लगभग आ ही गया है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा है मेरे भाई, द वाइड स्प्रेड assumption हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन, हाउएवर द नोशन दैट, ठीक है, देखो यहाँ नोशन का मतलब भी विचार है, assumption का मतलब भी विचार है, दैट देर इज डिस्टिंक्टली ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म इज लेस फेमिलियर वन, ठीक है ना। अब ये चीज को समझते हैं, हालांकि जो विचार है कि देर इज अ डिस्टिंक्टिवली ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म, जो ईस्ट एशियन पॉलिटिकल फॉर्म है ना वो कम परिचित है, किस चीज से कम परिचित है, किस चीज से कम परिचित है, इस विचारधारा से कम परिचित है। क्या चीज की एजम्पशन क्या चल रही है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्नाइजेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोगों ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पैसेज आपके लिए दिया है, तो कनेक्ट करने के लिए लिंक्स पर काम करें। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है, देखो पहली बात तो ये मेरे बच्चों हमारे दिमाग में ये होता है कि S1 S6 के लिए या PQRS पैराजम्बल के लिए इनके लिए कोई टेक्निक बन जाए। तो टेक्निक बनाने के लिए में ग्रामेटिकल टेक्निक तो हम बना सकते हैं कि नाउन के लिए प्रोनाउन हमें चाहिए, समझ रहे हैं, आर्टिकल एन हमें पहले चाहिए, द के साथ लिखा हुआ वही शब्द बाद में चाहिए। अगर दिस दैट दीज दोज लिखा हुआ है तो वो पहले किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ऑल्सो लिखा हुआ है तो ऑल्सो का मतलब जो पहले बात कही है उसी चीज को सपोर्ट करने वाला है। इन चीजों के लिए तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन की तो टेक्निक की तो हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं ना तो इनमें टेक्निक सारी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे किस चीज को, लिंक के साथ। इस बात को एक बार फिर से समझने का काम करेंगे। देखो यहां पर हमें ईस्ट एशिया के बारे में जो उत्थान हुआ है, राइज हुआ है लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट देन द कलेप्स ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का कलेप्स हो गया, प्राइवेटाइजेशन का कलेप्स हो गया। अब इस बात को कनेक्ट करने के लिए इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमें पता चला क्यों इसकी ओपनिंग नहीं है। जब हमने यहां देखा कि अंत में जो
20 साल है उसके अंदर ये चीज की डेवलपमेंट ज्यादा है, 2 से 4 गुना ज्यादा है। फिर हमने इसी के साथ कनेक्ट करके देखा कि इसको मेरे भाई, इसी के साथ हमने कनेक्ट करके देखा आर को। तो आर को जब हमने कनेक्ट किया तो हमें समझ में आया कि सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी शिफ्टेड मार्कली फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा चुका है। कैसे जा चुका है इस चीज को एक्सप्लेन ये कर रहा है। तो हमने आर और पी के कनेक्शन को ढूंढा, हमें आंसर मिल गया। गॉट माय पॉइंट। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस हमें जो दिए जाते हैं मेरे भाइयों, हमें इन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से समझना होता है। अब मेरे भाई आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अपने आप से पहले दिमाग लगाएं संभल के, और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आइए मेरे भाइयों पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 20 वर्षों की ये बात है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स हैव फेस्ड ड्रामेटिक चेंजेस। बहुत नाटकीय परिवर्तन इनमें हुआ है। किसमें? जो चीजों को बनाते हैं और सर्विस सेक्टर है। मैं आपको पढ़ाता हूं, ये सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। यहाँ आपको कोई वस्तु नहीं बेची जाती। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी चीज है? जहां कोई वस्तु का निर्माण होता है। इन देयर बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत परिवर्तन इसमें हुए हैं। दीज चेंजेस, अब आप कहोगे जो चेंजेस की बात यहां कह रहे वही यहां पर कह दिया, तो इसका मतलब चेंजेस के ही ग्राउंड्स यहां बताए गए होंगे। हैव हैड अ सिग्निफिकेंट, ये प्रेजेंट की हेल्पिंग ऑफ, ये थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब हम इसकी ओपनिंग देखते हैं। पी है, एस है, आर है, क्यू है। अब आपको पहला तगड़ा सवाल मिलने वाला है जिसकी सभी की ओपनिंग अलग है, लेकिन ये आसान होता है। अगर इन सभी में ओपनिंग हमने कनेक्ट कर दी तो हमारे लिए क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। इसी सवाल को उल्टा समझेंगे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट से पहले अगर हम देखें तो क्लोजिंग भी अपने आप में बिल्कुल अलग से ही है। यानी कि इस S6 से पहले इसमें से कोई एक पॉइंट कनेक्ट हो गया तो सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं, होते बहुत आसान है। आइए समझते हैं। हमें यहाँ समझ में आया पिछले 20 साल में बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस को कनेक्ट हमें करना है। चेंजेस किस से रिलेटेड यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है ना जी। टू सक्सीड इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कंपनीज हैव मेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। ओवरराइडिंग का मतलब है जिसको ओवर कर दिया गया, इग्नोर किया कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये तो चेंज से रिलेटेड नहीं है, पहले से कनेक्टेड नहीं है। दे हैव ऑल्सो अडोप्टेड न्यू। अब ये ऑल्सो लिखा है ना, इस ऑल्सो लिखने का मतलब यहां तो चेंजेस की बात कही है। इन्होंने इससे पहले कोई चीज एडमिट की हो, ठीक है ना। इन्होंने कोई ऐसी चीज है जिसकी प्रैक्टिस लोगों के बीच शुरू कर दी हो, किसी चीज को स्वीकार कर लिया हो, तो उसके साथ ही तो कहोगे इन्होंने ये भी, ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। इन्होंने ये भी एडॉप्ट कर लिया है नया मैनेजमेंट अप्रोच एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव चेंज्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है भाई। अब आर को देखते हैं। डी रेगुलेशन एंड एक्सटेंसिव कंपटीशन फ्रॉम ओवरसीज कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट्स हैव रिजल्टेड। अब सिचुएशन क्या है? जो रेगुलेशन के इनके नियम थे उनको डाउन कर दिया, कम कर दिया। एक्सटेंसिव कंपनी कंपटीशन, एक्सटेंसिव कंपटीशन का मतलब होता है अब इनके कंपटीशन का जो दायरा है वो बहुत बड़े लेवल पर चला गया है। फ्रॉम ओवरसीज यानी कि हमारे देश से दूसरे देशों की कंपनीज जो आ रही है ना, इन डोमेस्टिक मार्केट हैव रिजल्टेड इन अ सिचुएशन in which most companies now operate in a highly competitive global market। अब इसको ध्यान से समझना। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स खुले हुए हैं जो जापान से, चीन से ऑपरेट होते हैं। जैसे मिनीसू, आपने नाम सुना है? मिनीसू एक अपने आप में ही एक आउटलेट है जो जापानीज प्रोडक्ट्स को भारत में सीधा बेचता है। और वो तकिया ले लो, कुशन्स ले लो, कप ले लो, वाटर बोटल्स ले लो, नैपकिन्स ले लो, फेशियल किट ले लो, बहुत सारी चीजें वो बेच रहे हैं। किसको चैलेंज कर रहे हैं सर? वो सस्ते दामों पर इंडियन जितनी भी कंपनीज है ना जो प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो बात इस फर्स्ट से जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं ना, जो चेंजेस हमारे सामने हैं, फेस ड्रामेटिक चेंजेस हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा यहां से रिलेट किया जा सकता है। एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट के अंदर भी कमी कर दी गई है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम, पहले यहां पढ़ते हैं हम आगे क्या लिखा। इन विच मोस्ट कंपनीज नाउ ऑपरेट इन हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के साथ अब कंपटीशन हो रहा है। एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्ट, क्या लिखा है? प्रोडक्ट लाइफ। अब प्रोडक्ट लाइफ को भी घटा दिया गया है। साइकिल्स अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। मैं इसको समझाता हूं भाई। आपको कभी कभी मम्मी या पापा ये कहते होंगे, यार बताओ ये वॉशिंग मशीन अभी 4 साल पहले ली थी और एक मेरे दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन जो 20 साल से चल रही थी।
अब ये 4 साल में ही खराब होगी, कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, समझ रहे हैं? ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। तो इन्होंने क्या लाइफ साइकिल भी रिड्यूस कर दी अपने प्रोडक्ट की, फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड द नीड टू मीट इंक्रीजिंगली डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टमर डिमांड्स, ठीक है ना। अब आज के समय में क्या ना, कस्टमर की डिमांड्स भी अलग अलग हो गई हैं। एक वो वॉशिंग मशीन होती थी जिसमें सिर्फ वो लट्टू सा घूमता था, कपड़े डाले वही घूमता था। आज के समय में लोगों को ना अलग अलग तरीके की फीचर्ड वॉशिंग मशीन चाहिए, तो उस चीज की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो इनकी लाइफ साइकिल भी डाउन हो गई है। सर आर से तो कनेक्ट बिल्कुल ठीक हो रहा है, जहां आर आपके सामने शुरुआत में बस वही आंसर है, आर के साथ एस कनेक्ट हम कह रहे थे, हम ये चीज कह रहे थे कि इसी चीज को एक्सप्लेन ये कर रहा है। तो बढ़िया सवाल था अपने आप में मेरे भाई, मजेदार सवाल था, ठीक है। तो यहां पर साइकोलॉजी के बारे में बताया है, प्रोडक्शन और साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब क्वेश्चन 13 को मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे। आओ भाई अब बनाते हैं, पहले सीक्वेंस 1 को पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस 6 को पढ़ेंगे, फिर इन सभी को एक बार देखेंगे, फिर बचाएंगे, ठीक है जी। विजयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, वॉज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। यही एक सिटी का नाम भी रहा है और यही एक एम्पायर का नाम भी रहा है, ठीक है। दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, अ नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गोडेस पंपा देवी। पंपा देवी नाम से इस नाम पर इसको याद किया जाता है। अब ये इट किसके लिए, ये हमें देखना है। देखो ओपनिंग है पी के साथ, एस के साथ, क्यू के साथ, आर के साथ, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। विजयनगरा सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरे भाई, सबकी ओपनिंग अलग है तो ओपनिंग को ही बैठाना होगा। इन इट्स हेडे, हेडे अपने आप में कहलाता है समृद्धि के दिन, ठीक है ना। हेडे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का अपना एक समय, जिस समय बहुत ज्यादा समृद्धि थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी। इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला। इट यूज किया है इसी जगह के लिए, है ना। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में इसको बनाया गया। 1565 द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, इसको तबाह कर दिया गया। सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड, इसको लोगों ने छोड़ भी दिया, यहां से रहना अपना छोड़ के भी चले गए। ऑल्दो इट फेल इनटू रुइन, हालांकि देखो अब यहां ध्यान से समझना, यहां पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुआ है। यहां पर इस नुकसान होने के बावजूद 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में इट लिव्ड ऑन इन द मेमोरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, यहाँ के लोगों को। तो आर के साथ एस हमें चाहिए, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी है। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, यहां विजयनगरा के इंट्रोडक्शन की बात कही है, तो आप यही तो बताओगे 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है ना। तो क्यू के साथ शुरुआत अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो क्यू के साथ शुरुआत यहां पर करेक्ट होगी, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर दिमाग लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले एक बार आप पढ़ें मेरे भाई। अब ये जो सवाल है बड़े प्यार से हम पढ़ते हैं बेटा, देखो मजेदार सवाल है। बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन्स ऑफ नेचुरल साइंस। आप सभी लोग जानते हैं, देखो आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है ये, जो नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और एक केमिस्ट्री हो गया, ये 3 ही मेन ब्रांचेस हैं। तो जो नेचुरल साइंस है ना, उसका जो यंगेस्ट है कौन, बायोलॉजी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन जीने का अपना एक समय होता है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से आज के समय में देखेंगे तो 60-65 साल तक एक इंसान का जीवन होता है, उसके बाद फिर वो बुजुर्ग और वो लगभग चला ही जाता है इस धरती से, है ना। ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड ओवर द ईयर्स, इतने वर्षों में बहुत बड़ा परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब मेरे भाई देखो ओपनिंग को देखते हैं, क्यू आर एस पी, यानी कि ओपनिंग सबकी अलग है, अलग ओपनिंग अगर हमें कहीं से भी मैचिंग हो जाए तो मामला सेट हो जाए, है ना भाई। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, डेली लाइफ आल्सो हैव अ हायर विजिबिलिटी देन दोज ऑफ बायोलॉजी। तो कंपैरिजन बता दिया है इसने, ठीक है। हाउएवर द 20th century the certainly the 21st century has demonstrated the utility of बायोलॉजिकल नॉलेज इन फर्दरिंग ह्यूमन वेलफेयर। इंसान के भले में ज्यादा काम बायोलॉजिकल नॉलेज का है
बी इट इन हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी का ज्यादा बड़ा रोल है। अब एक बात आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज समझ में आएगी कि पी के कॉन्ट्रास्ट में क्यू है, हावेवर बताता है अर्थ अपना, हालांकि ये कंजंक्टिव एडवर्ब होती है, ये जो विरोध हमें बताने का काम करती है, यानी कि इस वाली बात के विरोध में ये बात कही, तो ये दोनों नजदीक बैठ गए, है ना। आगे पढ़ते हैं, द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स एंड एस्थेटिक्स हैव चेंज्ड मेडिकल प्रैक्टिस ऑन वन हैंड एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन द अदर हैंड। ठीक है जी। प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोसीडेड मच फास्टर देन इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बारे में यहां पर कंपैरिजन की बात शुरू हुई, तो इन्होंने क्या कहा है, जो प्रोग्रेस है ना, किस चीज में भाई प्रोग्रेस है, किसमें, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज्यादा तेजी से हुई है बायोलॉजी से। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या जो प्रोग्रेस हमारे सामने हुई है, तो आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो केमिस्ट्री की वजह से हुई है, सिंथेटिक प्लांट डिराइव्ड ड्रग्स anesthetics have changed medical practice on one hand and human health on the other। तो S के साथ हमें R चाहिए और P के साथ Q, P के साथ Q उल्टा हो गया, P के साथ उल्टा, ये R S गलत जगह बट गए, है ना। तो S R P Q सेट हो गया भाई, ये उल्टे हो गए भाई साहब, यहां पर इनको उल्टा लिख दिया गया है, समझ रहे, P R Q S गलत हो गया भाई। ठीक है, तो C फॉर चाइना यहाँ पर बेहतरीन आंसर हमारे लिए बिल्कुल सटीक बन जाता है। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप पहली बार इन क्वेश्चंस को टेक्निकल तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन अच्छे से एक बार इसी क्लास को दोबारा से देखना, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको धीरे धीरे बूस्टअप महसूस होगा। ठीक है ना। फाइन, मेरी अब धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग ओपनिंग या रिपीटेड ओपनिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, एक बार पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के साथ लिंक ढूंढेंगे। टेक योर टाइम, बनाकर देखेंगे भाई। में लिखा है पीपल इन सोसाइटी नीड मैनी गुड्स। सर, समाज में रहने वाले लोगों को बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत होती है, सेवाओं की जरूरत होती है इन देयर एवरीडे लाइफ, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। अंत में कहा टीचर इन लोकल स्कूल हैज द स्किल्स रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट एजुकेशन, इम्पार्ट का मतलब था प्रदान करना। ठीक है जी। ओके, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, इसलिए कई बार ना शब्द कुछ लिखा होता पढ़ा कुछ और जाता है। ठीक है, तो यहाँ टीचर का एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल ही है। वीवर में, अच्छा, जो वीवर है, जो बुनता है, वो यार्न को बुन सकता है, सम कॉटन या अदर इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लॉथ, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। तो ये तो दोनों नजदीक बैठ सकते हैं, S6 और P, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन वुड लाइक टू यूज। हर किसी के पास कुछ ना कुछ वस्तुएं, सेवाएं होती है जिनका वो यूज करता है। इनफैक्ट द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एनी इंडिविजुअल नीड्स इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगिन विद हैज ऑल द थिंग्स। है ना, हर किसी इंसान की जो जरूरतें होती हैं, चाहे वस्तुओं की चाहे सेवाओं की, वो इतनी बड़ी जरूरत होती है कि कोई भी इंसान सारी की सारी चीजें अपने घर पर खुद नहीं बना सकता, निर्भर होना पड़ता है। A family farm may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks and also the labor services of the family members। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब समझ में आया, एक परिवार के पास इतना कुछ होने के बाद फिर भी उसके पास इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि उसे कुछ वस्तुओं के लिए, कुछ सेवाओं के लिए दूसरे इंडिविजुअल पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान समाज के अंदर सब चीजें अपने पास नहीं लेकर चल सकता। एस के बाद हमें आर चाहिए और पी आखिर में चाहिए। पी आखिर में यहां है, एस के साथ आर है, बन गई बात। पी आखिर में नहीं है, पी आखिर में नहीं है और एस आर गड़बड़ कर ही रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बात तो ऐसे हो गई। क्या बात होगी सर, पीपल इन सोसाइटी नीड मैनी गुड्स, बहुत सारी चीजों की, वस्तुओं की, सेवाओं की आवश्यकता होती है, खाने से संबंधित, पहनने से संबंधित, एक्सेट्रा। यहां के बाद क्या कहा है, एक परिवार के पास जमीन हो सकती है, ग्रेन हो सकती है, फार्मिंग इंप्लीमेंट्स हो सकते हैं, उसके पास बैल का जोड़ा हो सकता है, लेबर सर्विसेज उसके पास हो सकती है, इनफैक्ट उसको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो समाज से उसको मिलती हैं। ठीक है ना। हर इंडिविजुअल के पास कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स सर्विसेज हो सकती हैं दैट वुड लाइक टू यूज, वो जिनका यूज कर सकता है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नेचुरल, वो बताया नहीं पर हमें समझ में आ रहा है। देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक किसान हूं, ठीक है, अगर मैंने अपने खेत में चावल लगाया और मेरे पूरे साल का, मेरे घर का
जो चावल है, धान है, 2-3 बोरी का चावल धान मैं खाता हूँ, तो बचे हुए 40 बोरे हैं वो काम मैं बेचूंगा, नेचुरल सी बात है। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक बैठे हुए हैं, जैसे वीवर का एक उदाहरण, टीचर का एक उदाहरण दे दिया, तो उदाहरण दोनों साथ ही लिखे जाएंगे। तो ये बढ़िया सवाल था, जल्दी बन गया भाई। क्वेश्चन 16 को पढ़ेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट है भाई, ठीक है। पहले इनको पढ़ेंगे, फिर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे किस ओपनिंग के साथ आप इसे चुन सकते हैं, ठीक है। टाइम बच्चों बनाकर देखें। सर अब आपने ओपनिंग स्टेटमेंट मेरे साथ पढ़नी है दोबारा से। आई हैड स्पेंट मैनी नाइट्स इन द जंगल, जंगल में बहुत सारी रातें बिताई हैं, लुकिंग फॉर गेम, गेम को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, आई हैड नेवर स्पेंट अ नाइट लुकिंग फॉर अ मैन ईटर। मैन ईटर का मतलब शेर हो गया, आप आदमखोर इसे हिंदी में कहते हैं, कोई भी इस तरह का जंगली जानवर जो इंसानों को मारकर खा जाता है। इट वॉज इन दिस पोजिशन माई मैन, इस पोजिशन में मेरे जो मैन है, एन आर लेटर, एक घंटे के बाद, फाउंड मी फास्ट स्लीप, मुझे उन्हें सोता हुआ पाया। ऑफ द टाइगर आई हैड नीदर हर्ड नोर सीन एनीथिंग, ना मैंने कुछ देखा और ना ही मैंने उस शेर के बारे में सुना, ठीक है। ओपनिंग क्यू पी एस आर, ओपनिंग अलग है भाई, ओपनिंग इस S1 से कनेक्ट होते ही कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये सवाल हमें कहता है मेरे भाई, क्या आई बिटरली रिग्रेटेड, मैंने इस बात का पछतावा दिखाया, द इम्पल्स, उस भावना का मुझे पछतावा हुआ, दैट हैड इंड्यूस्ड मी, जिसने मुझे ऐसा बना दिया, टू प्लेस माई सेल्फ एट द मैन ईटर्स मर्सी, ठीक है ना, कि मैन ईटर की मर्सी पर, उसकी दया पर मैं जिंदा रह पाऊं, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो रोड है वॉज ब्रिलियंटली लिट बाय द मून, ठीक है ना, चांदनी रात की वजह से पूरी रोशनी थी वहां पर। बट टू द राइट एंड लेफ्ट ओवर हैंगिंग ट्रीज, ठीक है ना, ये एक रोड है, यहाँ रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और इनसे लताएं ऐसे लटकी हुई हैं, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ ये इंसान है जो देख रहा है, ठीक है ना। तो अब ये पर कहानी क्या बताई जा रही है, एंड, ठीक है ना, ट्रीज कास्ट डार्क शेडोज। अब नेचुरल सी बात है मेरे भाई, अगर इस सिचुएशन को हम देखेंगे तो इस पेड़ की अपनी यहाँ पर छाया होंगी, इस पेड़ की यहाँ पर अपनी छाया होगी, और आसमान में भाई ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, चांद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और चांद की हल्की हल्की जो है चांदनी, यानी कि व्हाइट कलर की हल्की हल्की रोशनी हमें दिखाई दे रही है। व्हाट अ सिचुएशन, व्हाट अ टेरिफिक सिचुएशन, ठीक है ना। अब यहाँ इसने कहा द लेंथ ऑफ रोड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ मी वाज ब्रिलियंटली लिट बाय द मून, ठीक है जी। बट टू राइट एंड लेफ्ट ओवर हैंगिंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ जो लटके हुए हैं, कास्ट डार्क शेडोज, एंड व्हेन द नाइट विंड, जब रात की हवा चलनी शुरू हुई, एजिटेटेड, भड़की, तेज चलने लगी, ब्रांचेज एंड द शेडोज मूड, ये जो इसकी शेडोज ऊपर से गिर रही थी ये हिलनी शुरू हुई। आई सॉ अ डजन टाइगर्स एडवांसिंग ऑन मी, बहुत सारे टाइगर्स मेरे ऊपर आ रहे हैं, यानी कि कल्पनाओं में खो गया है। यहां लिखा है क्या भाई, एज द ग्रेट डॉन वॉज लाइटिंग अप, है ना, जब ये धीरे धीरे क्या है, ग्रे का मतलब होता है जो व्हाइट और ब्लैक का मिक्स है, डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, सुबह हुई, वॉज लाइटिंग अप द स्नोवी रेंज विच आई वॉज फेसिंग, जिस मतलब स्नोवी का मतलब स्नो कवर्ड, रेंज का मतलब पहाड़ मुझे दिखाई दे रहे थे, विच वॉज फेसिंग, आई रेस्टेड माई हेड ऑन माई ड्रॉन अप नीज, यानी कि ये आदमी इस तरीके से बैठा हुआ है, ये इसका सिर है, ठीक है ना, ये इसका सिर है और ये इसके पैर हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा, ये एक इंसान के पैर हैं, ये कमर है, ये उसकी गर्दन है भाई, ठीक है ना। गर्दन अच्छे से नहीं बन रही है, क्या करूंगा मैं, ठीक है ना। अब ये इंसान की गर्दन है, ठीक है ना, ये उस इंसान के हाथ हैं, बात समझ रहे हैं? तो एक इंसान इस तरीके से बैठा हुआ है, ये उस इंसान के हाथ हैं, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। एज द ग्रे डॉन वॉज लाइटिंग अप द स्नोवी रेंज विच आई वॉज फेसिंग, आई रेस्टेड माई हेड ऑन माई डॉन अप, ड्रॉन अप का मतलब ऊपर खींचे हुए जो मेरे नीज थे। आई लैक द करेज, हिम्मत ही नहीं थी, टू रिटर्न टू द विलेज, गांव वापस लौटू, एंड एडमिट आई वाज टू फ्राइटनेड, कि इस बात को मैं स्वीकारूं कि मैं बहुत घबरा गया था, टू कैरी आउट माई सेल्फ इम्पोज टास्क, कि जो टास्क मैंने अपने आप ही थोपा था उसको मैं कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। शेर पकड़ने की बात मैंने कही थी, शेर ही पकड़ने के लिए जो मैंने अपनी बातों को एग्जीक्यूट किया कि मैं पकड़ के लाऊंगा। विद टीथ चैटरिंग, मेरे दांत कांप रहे थे, ठंड की वजह से, डर की वजह से, एज मच फ्रॉम फियर फ्रॉम कोल्ड, ठंड और डर की वजह से, आई सेट आउट द लॉन्ग नाइट, पूरी रात में जगा। अब मेरे भाई देखो, लौटने की बात तो हमें तब समझ में आ रही है क्या मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये एज का मतलब तो एक्सप्लेनेशन है किस चीज की, इस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि ठंड और डर की वजह से मैं सारी रात बैठा रहा, क्योंकि जो धीरे धीरे जब सुबह हुआ ना, तो जो स्नोवी रेंज मेरे को सामने दिखाई दी, ठीक है ना, मैं सारी रात अपना
सिर अपने पैरों के अंदर छिपा के बैठा रहा। ठीक है जी, तो ये वाली बात तो अपनी जगह यहाँ पर कनेक्ट होती नजर आ रही है। अब हमें क्या करना होगा भाई, यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज इन दिस पोजिशन, इसी पोजिशन को इसने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, सुबह लोगों ने जब मैं जगा तो मैं नींद में पाया तो मुझे इसी तरीके से पाया, ना मैंने कोई शेर देखा ना कोई चीज देखी। आर के बाद एंडिंग पॉइंट ये है, एस आर और एस सिक्स, एस आर किसके अंत में है, ठीक है जी, एस आर और किसी के अंत में नहीं है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन से मैं क्या समझ में आया मेरे भाई, इस क्वेश्चन से मैं ये समझ में आया, कभी कभी हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ हम ओपनिंग को भिड़ा नहीं पा रहे तो क्लोजिंग को भिड़ा देते हैं, क्लोजिंग की वजह से आंसर भी बन जाता है। बढ़िया सवाल था, सिचुएशन वॉज वेरी हॉरिफिक। क्वेश्चन 17 पर आते हैं मेरे भाई, पहली बार आप इसको पढ़कर देखें। पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड, अडेप्टेड का मतलब हमें समझ आता है एडजस्टेड, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, टू इट्स एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर लेता है हर एक ऑर्गेनिज्म। आखिरी पॉइंट कहता है व्हाट कैन बी टेकन इन, क्या लेना है, ब्रेक डाउन करना, डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, ठीक है ना, बॉडी के डिजाइन पर निर्भर करता है और उसके काम पर निर्भर करता है। आर एस क्यू क्यू, इसका मतलब पी का कनेक्शन नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म, हर जीव जो है ना अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, फूड सोर्स कैसा है, फूड सोर्स की तो अभी तक बात ही नहीं हुई मेरे भाई, है ना। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स, अलग अलग तरह का जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरह की सिचुएशन पर निर्भर करता है। टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये जो एडजस्टमेंट वाला मुद्दा है, इस एडजस्टमेंट का ग्राउंड हमें कहीं यही तो नहीं बताया कि जैसा हमारे पर्यावरण में हमारे लिए खाना उपलब्ध होता है, जैसा हमारे लिए फूड मटेरियल अवेलेबल होता है और किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है, इसी के अनुसार हम अपने आप को एनवायरनमेंट में ढालते हैं। तो ये तो कनेक्ट हो पा रहा है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड, अब देखो यहां से हमें खाने की बात बताई गई है, ठीक है ना। अब यहां पर खाने को बताया तो उदाहरण इसका क्या दिया, उदाहरण के लिए वेयर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है ना, कि खाना का जो भी हमारे पास है, जैसे अब जो फिक्स्ड है वो कौन सा, जैसे ग्रास, अब ग्रास क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही उगेगी। अगर किसी हिरण को घास खानी है तो उसको उस घास वाले इलाके पे ही आना पड़ेगा। लेकिन शेर के साथ मामला अलग है, शेर को तो छिप के बैठना है, हो सकता है हिरण खुद उसके पास चल के आ जाए, हो सकता है हिरण उसके नजदीक ही आ जाए। शेर अधिकतर कहाँ पर बैठे मिलते हैं, या तो ग्रासलैंड में ही छिपकर बैठते हैं क्योंकि वहीं पर हिरण वगैरह खाने के लिए आएंगे, जेब्रा खाने के लिए आएंगे, या फिर जहां पर वाटर या वेटलैंड है वहीं पर टिका छिपा हुआ मिलेगा, ये पानी खाने के लिए खुद ही आएंगे, शेर इन पर झपटेगा। वेरी सिंपल logic. Whether the food source is stationary or mobile, such as deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by a cow or lion, है ना। लॉयन किस चीज के खाने को यूज करता है, काउ किस चीज के खाने को यूज करता है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बन जाती हैं, ठीक है ना। है ना। तो भाई अब इससे हमें एक चीज समझ में आ गई भाई, आर के बाद हमें क्यू लिखा हुआ चाहिए, आर के बाद क्यू यहाँ है यहाँ नहीं है, आर के बाद क्यू यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, तो भाई यही हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। कनेक्ट कीजिएगा, लिंक्स को कनेक्ट करना ना एक हैबिट है और ये ऐसे नहीं आएगी, जितने क्वेश्चंस बनाकर देखोगे उतने ज्यादा जल्दी से एबिलिटी डेवलप होगी। आपको मैंने कहा इसी क्लास को एक बार दोबारा देखना, हो सकता है किसी चीज को आपने जल्दबाजी में ना भी देखा हो, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो वो चीज आप आराम से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। S1 S6 ओपनिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट PQRS दिया है, इनके साथ साथ QR P के साथ कनेक्ट भी नहीं है ये। चलो मेरे भाई एक बार बना के दिखाओ, पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ। द जायंट वॉल ऑफ धौलाधार, ठीक है, धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट्स इन हिमालयाज, हिमालयाज में जो सबसे ज्यादा अचंभा करने वाली, आकर्षित करने वाली नजारा है इस जायंट वॉल का, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एंडिंग पॉइंट कहता है लूमिंग ओवर, लूमिंग ओवर का मतलब इसके ऊपर चढ़ते हुए। द हिल स्टेशंस ऑफ धर्मशाला एंड मैक्लोडगंज, द धौलाधर इज अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है, लोग यहाँ पर पहाड़ चढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब भाई पी की ओपनिंग नहीं है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं पहले। ऑल्दो ऑफ मोडेस्ट ऑल्टीट्यूड कंपेयर टू हिमालयन रेंजेस द हाईएस्ट धौलाधर पीक इज लेस देन 5000 मीटर, 5000 मीटर से ये कम ही है,
ठीक है। अब क्यू के साथ आगे हमें क्या लिखा हुआ देखने को मिलता है 10, द धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज लाइफलाइन ऑफ द रीजन। लाइफलाइन की बात यहाँ पर कही गई है और मैं जब पढ़ रहा था तो लाइफलाइन मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। धौलाधार को कहा जा सकता है इसी की वजह से, ठीक है ना। आगे इसने क्या कह दिया, चलो पी को भी देख ले रहे, एज द लाइफलाइन ऑफ द रीजन इट एक्ट्स एज अ वाटर शेड ब्रिज, ये पानी के बहाव को रोकता है बिटवीन चंबा की नदी को एंड कांगड़ा ब्यास रिवर सिस्टम का, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सामने आर के बाद पी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहां पर इसने लाइफलाइन की बात कही और ये लाइफलाइन की एक्सप्लेनेशन है। आर के बाद पी हमें नजर आ रहा है। डिस्पाइट क्या कह रहा है ये, डिस्पाइट ऑफ दैट, इसके अलावा, ठीक है ना। देखो कायदे से डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में ही गलती है बेटा, ये हमने गलती नहीं की है। द रेंज स्वीप्स अप एन एस्टाउंडिंग 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर क्रिएटिंग अ बैरियर वॉल। सर यहाँ पर बैरियर वॉल के साथ आर्टिकल ए लिखा है, तो ये आर्टिकल ए के साथ इस बैरियर वॉल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ये क्या है, बैरियर वॉल इन दैट इज ए स्ट्राइकिंग लॉट। तो यहाँ पर क्या है, वैली फ्लोर, ये वैली, वैली क्या होती है, पहाड़ों के बीच का जो इलाका वैली है, तो ये वैली फ्लोर है, यहाँ से 12,000 फीट की ऊंचाई तक ये चला जाता है। आर के साथ पी हमारे लिए कंफर्म है, आर के साथ पी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये तो दो कट गए, घटाओ, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, जाइंट वॉल के बारे में इसने कहा है। अब जाइंट वॉल को जस्टिफाई कौन कर रहा है, जाइंट वॉल को जस्टिफाई कौन कर रहा है, एल्टीट्यूड ही तो जस्टिफाई करेगा भाई। वॉल कितनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है, समझ रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर है। अब इतनी ऊंचाई पर होने के बाद, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद इतना ये काम कर रही है, तो भाई वॉल की ऊंचाई, ऊंचाई की ये जो वॉल बनी है काम कैसे कर रही है, तो S1 के बाद Q के बाद S, Q के बाद S, कंफर्म हो गया है भाई। एक बार इस पॉइंट को फिर से समझेंगे। यहां पर जायंट वॉल ऑफ धौलाधार रेंज के बारे में हमें बताया गया, जो बहुत अचंभित करने वाली जगह है। इसके बाद हमने क्या कहा, क्यों कहा, हालांकि मोडेस्ट एल्टीट्यूड है इसका, ज्यादा ऊंचा ऑल्टीट्यूड भी नहीं है, फिर भी इसके अलावा भी अगर देखोगे ना तो ये एक ऐसी रेंज है जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई दिखाती है वैली की फ्लोर से, वैली के फ्लोर से जहां तक ये ऊंचाई जाती है, ठीक है ना। दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट, इसको देखकर बड़ा अचंबा फील होता है। अब इसके बाद इसने आर कहा है, इसीलिए धौलाधार कुड बी स्टेटेड एज लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। और लाइफ लाइन का होने का मतलब क्या हमें बता रहा है, सर लाइफ लाइन होने का मतलब हमें पी बता रहा है कि लाइफ लाइन इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि एक बैरियर बन जाता है इधर ब्यास रिवर सिस्टम का और इधर चंबा रिवर का, तब पानी वहां पर आ नहीं पाता है, ठीक है जी। फिर काम कर लेते हैं मेरे बच्चों, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने भी सिखा दिए। अब आप इनकी ओपनिंग को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो चीजें थोड़ी थोड़ी अब आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क के लिए देता हूं बेटा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाएंगे और प्रॉपर रीजन के साथ बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 20 को भी आप होमवर्क में बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब आप अपने आंसर्स बना लें, ठीक है, और जब ये पूरी की पूरी वीडियो आप देखें तो अपनी फीडबैक हमें जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है जब हम आपसे सुनते हैं अपने किए हुए इन सारे प्यार भरे एफर्ट्स को लेकर, हमें महसूस होता है कि हम बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो सच में बहुत फायदेमंद मिलता है। अब मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर स्कोर नहीं बन पा रहा है, अगर अभी भी आप किसी भी चीज को लेकर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप स्कोर को लेकर परेशान है क्योंकि स्कोर डाउन है, तो फिर आप लोगों को ना या तो बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। वोकैब्स को लेकर अगर परेशान है तो वोकैब विट्स आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है, जिसकी डेमो क्लासेस, जिसकी पूरी की पूरी बुक के चैप्टर वाइज आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की है, वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, ठीक है ना। एक बुक तो आपको ये जरूर लेनी चाहिए, ये मैं आपको दिल से रिकमेंड कर रहा हूँ। और आप लोगों को पैराजंबल, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर को लेकर अगर अच्छे लेवल पर लेकर जाना है अपनी तैयारी को, तो द इंग्लिश एक्यूमेन एक दूसरी बुक है, ठीक है। ये बुक आप लोगों को जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। अब आती है मेरे भाई दूसरी बात। अगर मान लीजिए बिल्कुल ही आप फ्रेशर हैं और एनडीए सीडीएस को सोचते हैं कि किस्मत के भरोसे ये निकल जाएगा,
तो सर ये आपका फैसला गलत है। किस्मत के भरोसे ये निकलने वाला नहीं होता है पेपर। जज्बा चाहिए, हुनर चाहिए, दोनों जिसके पास है वो सिलेक्शन निकाल देता है। तो जज्बे का मतलब क्या होता है, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं सर, और हुनर आपको तब मिलता है जब आप मेरे साथ एक सिलेक्शन बैच को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, आप जैसा ही तो वो बच्चा है तुषार तंवर जिसने सीडीएस में नंबर 1 रैंक निकाला, आप जैसी ही है एक बच्ची नितेशी सैनी जिसने ऑल इंडिया रैंक 14 निकाला। ठीक है ना, तो पढ़ने का मतलब क्या होता है, सही दिशा। तो सही दिशा जिसके पास नहीं है उसको एक सिलेक्शन बैच, मेरा एक सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसके अंदर मैं पूरी की पूरी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको लेवल अप करूंगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या हो रही है भाई, देखो ये तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी 2 बुक्स ले सकते हैं, बिल्कुल पहली बार अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन बैच काफी है। ठीक है ना, और जो बच्चे इन दोनों चीजों को लिए बैठे हैं फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो भाई एक ही चीज है, चेंज कर लीजिए। किस चीज को चेंज कर लीजिएगा, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना, अपने एनवायरनमेंट को जब आप चेंज करेंगे, इसका मतलब जो आपकी सराउंडिंग्स है जब आप इनको चेंज करेंगे, जहां आप बैठते हैं, आपकी लाइब्रेरी की सीटिंग हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी हो सकता है, आपके दोस्त, आपके साथी, आपकी जो भी आसपास के जो लोग हैं, थोड़ा सा उनसे दूर होकर एक नई जगह पर बैठें, एक ऐसी जगह पर बैठे जहां आपके अंदर एक प्रॉपर मतलब इंट्यूशन आती है कि हाँ अब मेरे अंदर कुछ परिवर्तन है। बहुत बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, हम अगर कहीं जा रहे हों, ठीक है, हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हम किसी भी बस ट्रेन में अगर जा रहे होते हैं तो उस बस ट्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है आसपास के लोगों को बैठे हुए, तो हमारा अपने आप से ही मूड खराब हो जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम अपनी यात्रा छोड़ दें सर, यात्रा छोड़ने की बजाय हम उस डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, उस जगह से दूसरी जगह पे किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए एक परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी बात के साथ फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन, ध्यान रखना।